नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है त्रिशूल। अंधेरी रात है, मूसलाधार पानी बरस रहा है। खिड़कियों पर पानी के थप्पड़ लग रहे हैं। कमरे की रोशनी खिड़की से बाहर जाती है तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदें तीरों की तरह नोकदार लंबी मोटी गिरती हुई नजर आ जाती है। अगर घर में आग भी लग जाए तो मैं शायद बाहर निकलने की हिम्मत ना करूं। लेकिन एक दिन जब ऐसी ही अंधेरी भयानक रात के वक्त मैं मैदान में बंदूक लिए पहरा दे रहा था, उसे आज 30 साल गुजर गए। उन दिनों मैं फौज में नौकर था। आह, वह फौजी जिंदगी कितने मजे से गुजरती थी। मेरी जिंदगी की सबसे मीठी, सबसे सुहानी यादगारें उसी जमाने से जुड़ी हुई हैं। आज मुझे इस अंधेरी कोठरी में अखबारों के लिए लेख लिखते देखकर कौन समझेगा। इस नीम जान झुकी कमर वाले खस्ता हाल आदमी में भी कभी हौसला और हिम्मत और जोश का दरिया लहरें मारता था। शेर सिंह और मीठे गाले वाले देवीदास की याद क्या कभी दिल से मिट सकती है। वह अदन, वह बसरा, वह मिस्र बस आज मेरे लिए सपने हैं। यथार्थ है तो यह तंग कमरा और अखबार का दफ्तर। हाँ, ऐसी ही अंधेरी डरावनी सुनसान रात थी। मैं बारक के सामने बरसाती पहने हुए खड़ा मैगजीन का पहरा दे रहा था। कंधे पर भरा हुआ राइफल था। बारक के से 2-4 सिपाहियों के गाने की आवाजें आ रही थी। रह रहकर जब बिजली चमक जाती थी तो सामने के ऊंचे पहाड़ और दरख्त और नीचे का हरा भरा मैदान इस तरह नजर आ जाते थे जैसे किसी बच्चे की बड़ी बड़ी काली भोली पुतलियों में खुशी की झलक नजर आ जाती है। धीरे धीरे बारिश ने तूफानी सूरत अख्तियार की। अंधकार और भी अंधेरा, बादल की गरज और भी डरावनी और बिजली की चमक और भी तेज हो गई। मालूम होता था प्रकृति अपनी सारी शक्ति से जमीन को तबाह कर देगी। यकायक मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सामने से किसी चीज की परछाई सी निकल गई। पहले तो मुझे ख्याल हुआ कि कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन बिजली की एक चमक ने यह ख्याल दूर कर दिया। वह कोई आदमी था जो बदन को चुराए पानी में भीगता हुआ एक तरफा जा रहा था। मुझे हैरत हुई कि इस मूसलाधार वर्षा में कौन आदमी बारक से निकल सकता है। और क्यों, मुझे अब उसके आदमी होने पर कोई संदेह न था। मैंने बंदूक संभाल ली और फौजी कायदे के मुताबिक पुकारा, हाल्ट, हु कम्स देयर। फिर भी कोई जवाब नहीं। कायदे के मुताबिक तीसरी बार ललकारने पर अगर जवाब ना मिले तो मुझे बंदूक दाग देनी चाहिए थी। इसलिए मैंने बंदूक हाथ में लेकर खूब जोर से कड़क कर कहा, हाल्ट, हु कम्स देयर। जवाब तो अभी भी ना मिला, मगर वह परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मालूम हुआ कि वह मर्द नहीं औरत है। इसके पहले कि मैं कोई सवाल करूं, उसने कहा, संतरी, खुदा के लिए चुप रहो, मैं हूं लुइसा। मेरी हैरत की कोई हद ना रही। अब मैंने उसे पहचान लिया। वह हमारे कमांडिंग अफसर की बेटी लुइसा ही थी। मगर इस वक्त इस मूसलाधार मेह और इस घटाटोप अंधेरे में वह कहाँ जा रही है। बारक में 1000 जवान मौजूद थे जो उसका हुक्म पूरा कर सकते थे। फिर वह नाजुक बदन औरत इस वक्त क्यों निकली और कहाँ के लिए निकली? मैंने आदेश के स्वर में पूछा, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? लुइसा ने विनती के स्वर में कहा, माफ करो संतरी, मैं यह नहीं बता सकती और तुमसे प्रार्थना करती हूँ यह बात किसी से ना कहना। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। यह कहते कहते उसकी आवाज इस तरह कांपने लगी जैसे किसी पानी से भरे हुए बर्तन की आवाज। मैंने उसी सिपाही याना अंदाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं फौज का एक अदना सिपाही हूँ, मुझे इसका अख्तियार नहीं। मैं कायदे के मुताबिक आपको अपने सार्जेंट के सामने ले जाने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे कमांडिंग अफसर की लड़की हूँ? मैंने जरा हंसकर जवाब दिया, अगर मैं इस वक्त कमांडिंग अफसर साहब को भी ऐसी हालत में देखूं तो उनके साथ भी मुझे यही सख्ती करनी पड़ती। कायदा सबके लिए एक सा है और एक सिपाही को किसी हालत में उसे तोड़ने का अख्तियार नहीं है। यह निर्दय उत्तर पाकर उसने करुणा स्वर में पूछा, तो फिर क्या तदबीर है? मुझे उस पर रहम तो आ रहा था, लेकिन कायदों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मुझे नतीजे का जरा भी डर न था। कोर्ट मार्शल या तंजुली और कोई सजा मेरे ध्यान में न थी। मेरा अंतकरण भी साफ था। लेकिन कायदे को कैसे तोड़ूं? इसी हेस बेस में खड़ा था कि लुइसाई ने एक कदम बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया।
और निहायत पुरदर्द बेचैनी के लहजे में बोली, तो फिर मैं क्या करूं? ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दिल पिघला जा रहा हो। मैं महसूस कर रहा था कि उसका हाथ कांप रहा है। एक बार जी में आया जाने दूं। प्रेमी के संदेश या अपने वचन की रक्षा के सिवा और कौन सी शक्ति इस हालत में उसे घर से निकलने पर मजबूर करती? फिर मैं क्यों किसी की मोहब्बत की राह का कांटा बनूं? लेकिन कायदे ने फिर जबान पकड़ ली। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश न करके मुंह फेर कर कहा, और कोई तदबीर नहीं है। मेरा जवाब सुनकर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई कि जैसे शरीर में जान ना हो। पर उसने अपना हाथ हटाया नहीं। मेरे हाथ को पकड़ते हुए गिड़गिड़ा कर बोली, संतरी, मुझ पर रहम करो, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मेरी इज्जत खाक में मत मिलाओ। मैं बड़ी बदनसीब हूँ। मेरे हाथ पर आंसुओं के कई गर्म कतरे टपक पड़े। मूसलाधार बारिश का मुझ पर जरा भी असर ना हुआ था, लेकिन इन चंद बूंदों ने मुझे सर से पांव तक हिला दिया। मैं बड़े पोशेपेश में पड़ गया। एक तरफ कायदे और कर्ज की आहनी दीवार थी, दूसरी तरफ एक सुकुमार युवती की विनती भरा आग्रह। मैं जानता था, अगर उसे एजेंट के सुपुर्द कर दूंगा तो सवेरे होते ही सारे बटालियन में खबर फैल जाएगी, कोर्ट मार्शल होगा। कमांडिंग अफसर की लड़की पर भी फौज का लोहा कानून कोई रियायत ना कर सकेगा। उसके बेरहम हाथ उस पर भी बेदर्दी से उठेंगे, खासकर लड़ाई के जमाने में। अगर इसे छोड़ दूं तो इतनी ही बेदर्दी से कानून मेरे साथ पेश आएगा। जिंदगी खाक में मिल जाएगी। कौन जाने कल जिंदा भी रहूं या नहीं। कम से कम तंजुली तो होगी। भेद छिपा भी रहे तो क्या, मेरी अंतरा आत्मा मुझे सदा ना धिक्कारेगी।